मैं तुझे टूट कर चाहूँ। ज़नीरा बानो, किस नंबर 12 भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद नाज़िश उससे मिलने आई थी। वो मुतज़िब निगाहों से अलवीना को देखती हैरान रह गई। तुम्हारी शादी हो गई? उसे हकीकी सदमा लगा था। तुमने शादी कर ली और मुझे खबर नहीं होने दी। मुझे तो पता भी नहीं चला। मुझे भी पता नहीं चला नाज़िश। वो यूँ बड़बड़ाई कि नाज़िश सुन ना सकी। मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ। खाला के पास दुबई गई हुई थी। वापस आई तो तुम्हारे बारे में सुना। मैं तो मैं तो दंग रह गई अलवीना। अलवीना खामोश रही, चुपचाप सुनती रही। फिर नाज़िश ने हिचकिचाते हुए कहा, अलवीना एक एक बात पूछूँ? अलवीना जानती थी कि वो क्या पूछेंगी। उसे वही पूछा था। तुम और ज़ुरैज़ तुम तो एक-दूसरे को पसंद नहीं करते थे? शायद वो वक़्त कभी आया ही नहीं था। अलवीना निगाहें फेर कर रह गई। नाज़िश ने टेक छोड़ दी। चाय के कप में घूरने लगी। शफ़क़, वो अब हौले-हौले बता रही थी। शफ़क़ प्यारी है। मैं तो ज़ुरैज़ के निकाह का फ़ंक्शन भी अटेंड नहीं कर सकी। लेकिन बाद में एल्बम देखी थी। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। बिल्कुल एक मुकम्मल। वो मज़ीद कहना चाहती थी लेकिन अलवीना के तासुरात देखकर बात बदल गई। पर मम्मा कह रही थी कि इनका रिश्ता ज़्यादा मज़बूत नहीं है। मेरा मतलब देखो ना, उनकी शादी को 8 महीने हो गए हैं लेकिन वो ज़ुरैज़ के साथ कहीं नज़र नहीं आई। किसी भी गैदरिंग में वो उसे अपने साथ नहीं लाता। कभी उसे आमने-सामने देखने का भी इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। और तो और इनका कोई बच्चा भी। अलवीना की आँखों में इस वक़्त सिर लफ्ज़ पर लाली उतरी। नाज़िश घबराकर चुप कर गई। उसने सुना अलवीना कह रही थी, वो जिस रोज़े से छुएगा उस दिन अलवीना जहांदाद की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अलवीना? नाज़िश काँप गई थी। ये उसकी दोस्त को क्या हो गया था? वो बेचैन होकर उठी और इसी लम्हे मेन दरवाज़े से बिलाल दाख़िल हुआ। फ़ोन इसके कान से लगा था और वो उजलत में दिखाई देता था। उसने नाज़िश को नहीं देखा, अलवीना के लिए नहीं रुका और सीधा अपने कमरे में गया। ये तुम्हारे शौहर हैं? नाज़िश खुद ब खुद बैठ गई। अलवीना ने बदवक़्त सर हिलाया। हाँ, तुम्हारे लायक तो नहीं लगता। कि अलवीना का चाँद-सा चमकता चेहरा एक मज़ीद तारीक दिखाई दे रहा था। पर देखने में डिसेंट सा तो लगता है। नाज़िश ने दोबारा कमरे तक जाती सीढ़ियों पर निगाह डाली थी। तभी बिलाल फ़ोन कान से लगाए-लगाए दोबारा नीचे उतरा। लाउंज में एक लम्हे के लिए ठहरकर उसने नाज़िश को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए अलवीना को देखा। मेरे साथ चलो। कहाँ? अलवीना इस इफ्तितार पर तुनक कर बोली। कोर्ट जाना है। किस खुशी में? अलवीना की भवें तन गई। बिलाल ने एक नज़र नाज़िश को देखा, फिर आँखों ही आँखों में अलवीना से कुछ कहा। वो ना चाहते हुए भी उठी और इसके करीब आई। इस्तेफ़ामिया निगाहों से देखा। उमैर की हाई कोर्ट में पेशी है और तुम अच्छे से जानती हो कि वहाँ जज कौन है। वो चाहते थे अलवीना ज़ुरैज़ से कहे, ज़ुरैज़ जस्टिस सलमान से कहे और फ़ैसला उमैर के हक़ में हो। अलवीना की कड़ी ना थी। तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। वो कोर्ट में ही बिलाल पर बरसी थी। तुम्हें मेरा जिस शख्स के सामने जाना पसंद नहीं है, तो मुझे खुद उसके सामने हाथ जोड़ता देखना चाहते हो। मैंने तुम्हें सिर्फ़ तुम्हारे भाई का हुक्म सुनाया है, फ़ैसला तुम्हारा है। तुम चाहो तो अपने आशिक को मनाकर अपने भाई पर लगाया इल्ज़ाम मिनटों में साफ़ करवा लो। नहीं करना चाहती, तो भी वापस चली जाओ। वो वापस चली गई। उसे इस जगह से वहशत हो रही थी। उमैर की दहशत तारी हो रही थी, लेकिन फिर गुलस्तून के पार खड़े मर्द को देखकर रुक गई। फ़ोन से कान लगाए वो टाई को उँगली पर रोल करते हुए परेशान सा लग रहा था। अलवीना ठहर गई, उसकी तरफ चली आई। वो बाएँ हाथ की उँगलियाँ चटखा रहा था। अलवीना ने नामहसूस अंदाज़ में उसके हाथ थाम लिया। ज़ुरैज़ यकवक्त चौंका। अदालत की मुर्तज दीवारों और भाँत-भाँत के चेहरों और बोलियों के दरमियान उसे खूबसूरत मुस्कुराता चेहरा नज़र आया था। वो उदासी से मुस्कुराया, फ़ोन वाला हाथ झटक दिया। बैलरीना, अलवीना बेसाख्ता मुस्कुराई। उसके बेसाख्ता दिल चाहा कि ज़ुरैज़ के सीने पर सर रख के बहुत देर तक खड़ी रहे। इसके बरक्स उसने सुकून से टेक लगा ली। कैसे हो? ज़ुरैज़ ने कंधे उचकाकर फ़ोन लहराया। मौक़िल का इंतज़ार है। अलवीना का चेहरा तारीक पड़ा। तो तुम इस केस से दस्तबरदार नहीं हुए? तुमने मेरी बात नहीं मानी ज़ुरैज़। क्या तुम्हारी नज़र में मेरी इतनी अहमियत है? तुम्हारी बात की इतनी अहमियत है? उसने कहा और वीना की आँखें मज़ीद बुझ गईं। वो हस्बे मामूल इसे नहीं देख रहा था। उसकी नज़रें राहदारी से गुज़रते लोगों पर टिकी हुई थीं। लोग उसे मुजरिम कह रहे थे। मुद्दई उसे मुजरिम कह रहा था। प्रोसिक्यूटर, कानून उसे मुजरिम कह रहा है। वो मुजरिम है या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि इसे मुजरिम कौन नहीं कह रहा। उसे ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो जानता है कि वो मुजरिम है, लेकिन वो फिर भी उसे बचाना चाहता है। उसे
उसे मेरी ज़रूरत है अलवीना। अलवीना कुछ समझ न सकी। बदहवासी में उसने इर्द-गिर्द से बेपरवाह जुरैज़ के दोनों बाजू थामे। ये तुम क्या सोचने लगे हो जुरैज़? फिर वो अचानक चौंकी। बेयकीनी से जुरैज़ को देखने लगी। तुम खुद को मुजरिम कहते हो, इसलिए इन मुजरिमों की हिमायत कर रहे हो। मैं मुजरिम नहीं हूँ। वो सख्त पड़ा। हाँ, तुमने जुर्म नहीं किया जुरैज़, बस एक गलती की थी। फिर मुझे साबित करने दो कि जो मेरे मौक्कल ने किया, वो जुर्म नहीं, बस एक गलती थी। तुम्हारा मामला कुछ और था जुरैज़, तुम्हारे मौक्कल का मामला कुछ और है। आई डोंट केयर। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। अलवीना शशदर रह गई थी। वो इस जुरैज़ को नहीं पहचानती थी। वो कुछ कहे बगैर पलट गई। जुरैज़ ने उसे रोकने की ज़हमत नहीं की। बखुदा वो उसे नहीं पहचानती थी। इसका दिल हमेशा की तरह दुखा, लेकिन खुद को संभाल कर वो बैरूनी अहाते की जानब चली तो कदम मुंजमद हो गए। इसको एक लम्हे के लिए समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो समझ नहीं सकी कि वो अब क्या करे। उसने चाहा कि काश इस लम्हे उसे बिलाल देख लेता, लेकिन वो आसपास नहीं था। उसने चाहा कि काश इस लम्हे उसे जुरैज़ ढांप लेता, लेकिन वो गायब हो गया था। यानी तुम अभी भी बाज नहीं आई हो बेगैरत? वो घुटी-घुटी आवाज़ में बोला था। अलवीना की जान निकल गई। उमैर के थप्पड़ इसका चेहरा लाल कर गए थे। उसकी हिम्मत जवाब दे गई, तो वो हाँफ कर दूर जाकर खड़ा हो गया। हनान फैक्ट्री गया था। मनान अभी कुछ देर पहले निकला था। हानि हमारे खौफ के आगे नहीं बढ़ रही थी। जासिया मुंह पर हाथ रखे सब देख रही थी। एक पुप्पो थी जिन्होंने उमैर को रोकना चाहा, लेकिन इस पर जुनून सवार था। मैंने गलती कर दी अलवीना। वो धाड़ा था। मैंने गलती की जो तुम्हारा निकाह किया। मैं क्यों भूल गया कि फितरत नहीं बदलती। मैं क्यों भूल गया कि निकाह की बेड़ियां भी तुम्हें बेगैरती दिखाने से रोक नहीं सकती। फूफो ने कुछ कहकर उसे हटाया, लेकिन वो आतिशी निगाहों से अलवीना को बराबर घूरता रहा। मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था अलवीना। मुझे तुम्हारे टुकड़े कर देने चाहिए थे। मेरे टुकड़े कर दिए होते तो आज आपको अदालत से बाज़त बरी कौन कराता भाई? उसने खून निगलते हुए तंजिया लहजे में कहा तो उमैर को तप चढ़ी। चटाक की आवाज़ आई तो फूफो चीख मारकर फर्श पर ढेर हो गई। जैसे चुपके से पीछे हट गई थी। उमैर बदस्तूर चिल्ला रहा था। खुदा जाने तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है अलवीना। तुम अपने माँ बाप के कातलों से याराना रखे हुए हो। तुम्हें अपने शौहर की इज्जत होने के बावजूद खुद को अजनबी के हाथों बेइज्जत करवा रही हो। मैं तो आपके हाथों भी बेइज्जत हो रही हूँ भाई। आप में और बाकियों में क्या फ़र्क रह गया? आप पूरे ख़ानदान के सामने अपनी बहन के साथ दस्तराज़ी कर रहे हैं। आपकी गैरत का मादा कहाँ गया है? इसकी नाक से खून बह रहा था। होंठ खून हो गए थे। कपड़े तर हो रहे थे, बाल उलझ रहे थे। लेकिन वो बराबर चिल्ला रही थी। उमैर के वार सह रही थी और वो बराबर धाड़ रही थी। तब हनान आया। यकीनन जासिया ने उसे कॉल की थी। वो अलवीना को यूं बेहाल देखकर भुनचका रह गया, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। अलवीना की आंखें अब बंद हो रही थीं। उसकी शदीद मुज़ाहमत में अब कमी आ गई थी। मदाफ़त ख़त्म हो गई थी और तब उसने दहलीज़ पर कदमों की आहट सुनी। उसकी धुंधली निगाहों को देखा कि बाहर सब्ज़ाज़ार में दौड़ा चला आ रहा था। अलवीना की बसारत में कमी आ रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर मंज़र में दाखिल होते वजूद को छूना चाहा। ऐन इसी वक्त उमैर का थप्पड़ उसके कदम जगमगा गया। वो मुंह के बल फर्श पर फिसल कर गिरी। हिचकी लेकर दोनों कोहनियां ज़मीन पर टिकाईं और बेक वक्त खून की धार लबों को तर करते हुए गर्दन तक पहुंचती चली गई। भाई! वो यूं चिल्लाते हुए आगे बढ़ा कि उमैर का हाथ पकड़ते-पकड़ते इसका स्याह बूट अलवीना का बायां हाथ मसल गया। वो तड़प गई और उमैर बिफर गया। तुम भी देखो बिलाल, उमैर गुर्राया। देखो कि ऐसी बेगैरत औरत का क्या अंजाम होता है। मैं देख रहा हूँ कि आपने मेरी बीवी के साथ कैसा जानवरों का सा सलूक किया है। उसके लहजे में दबा-दबा गुस्सा था। चौड़ी पेशानी पर अब्रू तने हुए थे। तुम्हारी बीवी इसी लायक है। गुस्सा उसकी भी पेशानी से झलक रहा था। ये गलीज़ औरत अब भी इस बदसात मर्द से मिलती, हाँ जानता हूँ मिलती है। वो भी धाड़ कर बोला तो हनान यकलख्त चौंका। फूफो ने सर उठाकर उसे देखा। बिलाल ऐसे बात नहीं करता था। बिलाल ऐसे नहीं चीखता था। हाँ जानता हूँ, वो मर्द दिन रात उसके साथ होता है। जानता हूँ, ये रात दिन उसके साथ होती है। जानकर मैं क्या करूँ? उसकी आंखें फोड़ दूँ ताकि वो उसे फिर ना देख सके। टांगे तोड़ दूँ ताकि उससे मिल ना सके। जिस्म तोड़ दूँ ताकि हिल भी ना सके। क्या मैं ये वहशियाना सलूक करूँ जो आप कर रहे हैं? क्या इसके साथ ये रवैया रखूँ जिसका इज़हार आप कर रहे हैं? बदकिरदार औरतों की सज़ा यही है। फिर अपनी बदकिरदार बहन को संगसार करना था। वो अब हलक के बल चीखा। उसे रज्म की सज़ा देनी थी। मेरे पल्ले क्यों बाँधा? उसे उसी बदकार मर्द से ब्याह देना था। मेरे नाम क्यों किया? क्योंकि मुझे लगा था कि
آپ کو لگا تھا وہ باہر جائے گی تو میں اسے مار لوں گا، وہ چلائے گی تو میں اس کی زبان کاٹ دوں گا۔ تیر سے اس کی سیاہ رنگت خوب چمک رہی تھی، ماتھے پر پسینہ ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک بار اس نے درمیانی انگلی اٹھائی تھی، ایک بار بھی اس نے اسے ہاتھ نہیں لگایا کہ کہیں غصے میں آ کر ناانصافی کر بیٹھوں، لیکن آپ یہاں زیادتی کر گئے ہیں بھائی۔ میں وہ کر گیا جو تم نہیں کر سکتے، میں نے واقعی غلطی کی جو تمہیں اس کے پلے باندھ دیا۔ میں کیسے بھول گیا کہ یہ ہمیشہ تم سے جیتتی آئی ہے، بھول گیا یہ ہمیشہ تم پر غالب آئی ہے۔ ہاں، میں مغلوب ہی صحیح۔ اس نے عمیر کی آنکھوں میں ڈانکھیں ڈالی تھیں۔ ہاں، میں زن مرید صحیح، بے غیرت صحیح، بد کردار صحیح، پر یاد رکھیں بھائی، اس نے اب کی بار درمیانی انگلی بلند کی، مجھے اپنی بیوی کو چوٹ پہنچانے کا حق نہیں ہے تو پھر کسی اور کو بھی نہیں ہے۔ اپنی جوان بہن کو تھپڑوں سے لال کر رہے ہیں؟ کیا پڑھے لکھے ہیں آپ مردوں کی طرح فضول کو روب جمانے والے ہیں آپ۔ تم یہ مت بھولو بلال کہ تمہارے سامنے باپ جیسا بھائی کھڑا ہے۔ عمیر غرایا، تم اس گھٹیا عورت کے لیے میرے سامنے سینہ اٹھائے کھڑے ہو۔ آپ ہی یہ مت بھولیں کہ بس عورت کو آپ سر عام تھپڑ مار رہے ہیں، وہ صرف آپ کی بہن نہیں کسی کی بیوی بھی ہے۔ اس کی انگلی جوں کی توں کھڑی تھی۔ وہ 2 قدم آگے آیا اور عمیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ آئندہ میری بیوی کے ساتھ یوں بدسلوکی کرنے سے پہلے سوچیے گا کہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ عمیر کنگ رہ گیا۔ الوینا کی بصارت کے ساتھ ساتھ سماعت کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ وہ پتھر بنی ایک طرف اونھی پڑی تھی۔ اس کو بلال کے مبہم سے الفاظ سنائی دیے۔ پھر کندھوں پر اس کے لمس کا احساس ہوا تو وہ جیسے ہوش میں آئی، کسمسا کر ہٹی، لیکن بلال کی گرفت سخت تھی۔ الوینا کے پاؤں زمین پر رگڑ کھا رہے تھے۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کا سر بلال کے سینے پر ٹکا تھا۔ وہ بدک کر ہٹ رہی تھی لیکن بلال نے اسے سختی سے تھام رکھا تھا۔ وہ اسے اسی سختی سے اٹھائے کار تک لایا اور فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر کار سٹارٹ کی۔ گھر پہنچ کر اس نے الوینا کو کار سے نکالا تو الوینا کا دماغ معاف تھا۔ اس کی نظریں فرنٹ سیٹ پر ضبط شدہ خون کے دھبوں پر جم گئی تھی۔ وہ تکلیف میں تھی، تکلیف ہر احساس پر حاوی آ رہی تھی۔ بلال اسے کمرے تک لایا، دراز سے آئنمنٹ نکالی اور پٹی کھولی۔ الوینا خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کے اس کے قریب بیٹھا، روئی سے اس کی ناک سے بہتا خون صاف کیا تو غربت کا احساس تکلیف پر حاوی آ گیا۔ وہ بلال تھا، وہ اس کے ساتھ تھا اور اسے چھو رہا تھا، اس کے بستر پر تھا، اس کے قریب تھا۔ اس نے ایک لمحے میں منہ پھیر لیا، فوراً منہ بنا لیا۔ میں خود کروں گی۔ اس کے لہجے میں ناگواری تھی، آواز محبت سے آ رہی تھی، لیکن بلال بدستور خون صاف کرتا رہا۔ الوینا نے ایک بار پہلو بدلا، دوسری بار بدک کر ہٹنا چاہا اور تیسری بار اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بلال کو یکلخت طیش آیا۔ اس نے وہی خون آلود روئی دوبارہ پھینکی اور آئنمنٹ کو دوبارہ دور پھینک کر کھڑا ہو گیا۔ تو میرا کتنا امتحان لوگی الوینا؟ اس کی نفرت کا عروج تھا۔ الوینا کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہتے چلے گئے۔ وہ بے بسی کے آنسو تھے، بےقلی میں نکلے تھے۔ وہ بے اختیار بستر سے اٹھی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیل دیا۔ تم چلے جاؤ بلال، مجھے نفرت ہے تم سے۔ میں چلا گیا تھا۔ اس نے الوینا کا بازو کھینچ کر پھر جھٹکا۔ میں تم سے دور تھا، اپنے کام میں مصروف تھا جب حنان نے آ کر کہا کہ تم مر رہی ہو۔ کیا میں تمہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا؟ کیا جو ہو رہا تھا وہ ہونے دیتا؟ تم سب مجھے مار دو گے، تم مجھے مار کر رہو گے۔ وہ رو رہی تھی، ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ بلال شدید غصے میں تھا، برابر چیخ رہا تھا۔ اس نے بینڈیج اٹھا کر الوینا کی دے ماری۔ کیا میں تمہیں ہرٹ کر رہا ہوں، تمہیں تکلیف دے رہا ہوں؟ اپنی حالت دیکھو الوینا، یوں ٹکڑے ہونے کے باوجود بھی تم غرور سے کھڑی ہو، لیکن تمہاری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تمہارے زخموں سے لہو بہہ رہا ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھڑک کر اٹھی تھی۔ مجھے تو پتہ ہے تمہیں کس کی ضرورت ہے، وہ ضرورت میں جلد ہی ختم کر دوں گا، اس نے غراتے ہوئے کہا اور پلٹ گیا۔ الوینا کا دل کانپ اٹھا۔ کیا وہ وہی بات کہہ کر گیا جو اس نے سنی تھی؟ کیا وہ اسے دھمکی دے کر گیا تھا؟ الوینا کی آنکھیں بند ہوئی جاتی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر لیمپ پڑا اٹھایا اور پوری قوت سے بلال کے دے مارا۔ تم مجھے مار ہی کیوں نہیں دیتے بلال؟ وہ اس کی سنگین غلطی تھی، بلال کو کہہ رہا۔ وہ پلٹا، اسے بازو سے کھینچ کر دیوار سے لگا گیا۔ مجھے مارنے میں دقت نہیں ہوگی الوینا؟ وہ دھاڑ اٹھا تھا، لیکن الوینا نے اس کے غصے کی پرواہ نہیں کی۔ اسے دھکا دیتے ہوئے خود سے دور ہٹایا تو وہ رو رہی تھی۔ لہو اور آنسو ایک سے ہو گئے تھے۔ تم کسی صورت ان سب سے الگ نہیں ہو بلال، اس کی آواز تک لرز رہی تھی۔ تمہارا دل جب تک دل کیا تم نے اپنی محبوبہ کے ساتھ عشق چلایا، اور جب دل بھر گیا تو مجھ سے رشتہ بنا لیا۔
لیکن میں نے عشق کیا تو مجھے سنسار کرنے کے قابل ٹھہرایا، میں نے محبت کی تو مجھے برا بنایا۔ بلال کی آنکھوں کی سختی برقرار رہی، الوینا کی آواز گونج رہی تھی۔ تم میرا احتساب کرتے ہو، تم اتنے ہی غیرت مند ہو تو ابھی جا کر عمیر کا گریبان پکڑتے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی۔ تم اس کمینے حنان کے منہ پر گھوسا مارتے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری بیوی پر زبردستی کرنے کی۔ تم مجھے روکتے ہو، اتنی غیر مند ہو تو جا کر زریز کو سوری پر چڑھا دو۔ تم یہ اس نے ڈریسنگ کی ٹیبل کی دراز کھولی، ایک ساتھ کئی کاغذ اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس نے سب ہاتھ اٹھا کے بلال کے منہ پر دے مارے۔ اگر غیرت مند ہو تو اس شخص کے سینے میں گولی اتار کر آؤ جو تمہاری بیوی کی جاسوسی کرتا ہے، جو اسے دن رات خط لکھتا ہے۔ بلال کی نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا، اس نے قدرے نظریں جھکا کر قدموں میں گرے خطوط کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر الوینا کو دیکھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ رہی تھی، ہٹتی ہٹتی بستر تک پہنچ گئی تھی۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو آؤ۔ وہ پیچھے کو جھک گئی، کمر بستر سے ٹکا لی، بازو کھول دیے، آنکھیں بند کر لی۔ مجھے مار دو بلال، مجھ سے اپنی ہر تسلیل کا بدلہ لو، مجھے میری بے وفائی کی سزا دو، میری ٹانگیں توڑ دو تاکہ میں اس کے پاس نہ جا سکوں، میری آنکھیں پھوڑ دو تاکہ میں اسے دیکھ نہ سکوں، میری زبان کاٹ دو تاکہ میں اس کا نام نہ لے سکوں، مجھے شکست دے دو، خود سر ہو جاؤ۔ اس کے لبوں سے خون بہنے لگا تھا، کانپتی درستی وہ بستر پر چت پڑی تھی۔ بلال کی مٹھیاں بھیج گئی، دانت جم گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ الوینا تکلیف کو دبائے ہوئے ساکت پڑی رہی۔ وہ سزا کی رات تھی، وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار تھی۔ اسے رخسار پر لمس کا احساس ہوا تو جسم میں سرد لہر دوڑ گئی، آنکھیں مزید بھیج گئی، نظام تنفس تیز ہو گیا، پھر ہونٹوں پر نرمی کا احساس ہوا۔ الوینا نے ہولے سے آنکھیں کھولی اور اس کے قریب بیٹھا تھا، ایک ہاتھ اس کے رخسار پر رکھ کر روئی سے اس کے لبوں سے بہتا خون صاف کر رہا تھا، پھر گردن پر جمع خون صاف کرنے لگا، کلائیاں صاف کرنے لگا۔ جس دن سزا دوں گا اس دن تمہیں آزاد بھی کر دوں گا، اس نے نرمی سے کہا تھا، لیکن الوینا سن ہو گئی تھی۔ اس میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ بلال کا ہاتھ جھٹکتی یا اسے روک دیتی۔ وہ ایک مسیحا کو مسیحی کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ وہ اب اس کے کندھوں سے شرٹ کھینچ کر مرہم رکھ رہا تھا، کمر کے داغ صاف کر رہا تھا۔ الوینا نے بس نکاہت سے آنکھیں موند لی تھی، جانے کس پہر وہ اپنا غصہ پی کر آئنمنٹ باکس اور ٹیشو پیپر پرے پھینک کر کمرے سے نکل گیا۔ الوینا نے بس آہستگی سے کمر کندھوں تک کھینچ لیا۔ اگلے ہی دن نازش دوبارہ آئی، اس کے وجود پر لرزہ تارے تھے، آنکھوں میں غصہ نمایا تھا۔ تم یہ کیا کرتی پھر رہی ہو الوینا؟ وہ دبے دبے لہجے میں بول رہی تھی، جیسے کسی کے سن لینے کا خوف ہو، راز افشاں ہونے کا بوجھ ہو۔ الوینا پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ رات سے اسی پہلو پر لیٹی تھی، کمر تختہ ہو گئی تھی۔ کیا تمہارا شوہر جانتا ہے؟ نازش نے متجسس لہجے میں کہا تھا۔ کیا وہ جانتا ہے کہ تم اب بھی زریز سے ملتی ہو؟ کون نہیں جانتا کہ وہ زریز سے ملتی ہے؟ الوینا نے نگاہیں پھیر لی تھی، لیکن نازش آگے کو کھسک آئی، اس کے بستر پر آ بیٹھی۔ زریز اب قانون کے خلاف جانے لگا ہے، سرکاری وکلا یہ سخت اس کے خلاف ہو گئے ہیں، اس کا نام خراب کرنے کے لیے سب پروسیکیوٹرز تمہارے اور اس کے متعلق افواہیں پھیلا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تمہارا زریز سے افیئر چل رہا ہے۔ الوینا کچھ نہیں بول سکی، اس کی خالی آنکھوں میں جیسے زندگی کی رمق بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پر نازش کا لمس محسوس کیا، اس کے لہجے میں بھی ہمدردی تھی۔ تم یہ سب چھوڑ کیوں نہیں سکتی الوینا؟ تم زریز کو چھوڑ کیوں نہیں سکتی؟ الوینا نے نگاہیں موڑ کر نازش پر ٹکا لی۔ وہ خط، اس کے لب ہلے تو مخاطب نازش تھی۔ وہ خط مجھے تم لکھتی ہو؟ خط؟ الوینا نازش سن کر بھونچکا رہ گئی۔ الوینا کہتی گئی، تمہیں بس سب پتا تھا، تمہیں شروعات سے ہی پتا تھا میرے زریز کے لیے کیا احساسات ہیں۔ تم نے مجھے وہ خط لکھ کر میرے ارادے سے باز رکھنا چاہا، تم نے میری محبت کا قتل کرنا چاہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو الوینا؟ نازش ششدر تھی، الوینا کی بدگمانی عروج پر تھی۔ تم خود غرض عورت ہو نازش، تم نے مجھ سے میری محبت چھین لی، تم نے مجھ سے میرا زریز چھین لیا، اور مجھے یہ سب کر کے کیا ملا؟ نازش نے استفسار کیا۔ الوینا کے ذہن جواب نہیں سوچ سکا تھا۔ نازش اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں افسوس کا تاثر تھا۔ خدا وہی کرے جو تمہارے حق میں بہتر ہو الوینا۔ الوینا جانتی تھی اس کے لیے زریز سے بہتر کون تھا، کون تھا اس سے بہتر؟ زریز نے اپنے موکل کو باعزت بری کروا لیا تھا۔ الوینا کو سن کر خوشی نہیں ہوئی، وہ لاکھ دلائل دیتا، اس نے ایک مجرم کی حمایت کی تھی۔
अलवीना ने बेदिली से फ़ोन फेंका और साथ ही जिस्म में दर्द की टीस उठी। ये एक फीकी सोमवार की शाम थी। उसके शिकस्ता जिस्म में तकलीफ के आसार अभी तक बाकी थे। जिस्म पर निशान भी बाकी थे। वो बेड पोस्ट के सहारे खड़ी और खरामा खरामा चलती बाहर आई। लाउंज में घूमने लगी, पोर्च में चहलकदमी करने लगी, अकवी हिस्से में आ रुकी। बिलाल की कार इसे गैराज में नजर नहीं आई। वह शायद ऑफिस से नहीं आया था। अलवीना स्विमिंग पूल के पास आ खड़ी हुई, नीले पानी में अपना अक्स तलाश करती रही। नाजिश के अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे। सब प्रोसिक्यूटर्स तुम्हारे और इसके मुतालिक अफवाहें फैला रहे हैं। इनका कहना है कि तुम्हारा जुरेज से अफेयर चल रहा है। उसने बेख्तियार अपने पैरों में गिरती सफ़ेद मैक्सी की जिप खोली और खुद को लबासो हिजाब से बेगाना करके पानी में उतर गई। पूल का ठहरा ठंडा पानी भी उसे राहत नहीं दे सका। जख्मों का दर्द बढ़ गया, खराशें तकलीफ देने लगी। अलवीना के लबों से सिसकी की आवाज़ निकली। अगले ही लम्हे वो ठहर गए। जिस्म में उठता दर्द उसे पत्थर बना रहा था। फिर पत्थर को दर्द नहीं होना था, कोई एहसास बाकी नहीं रहना था। उसने इत्मीनान से अपने रेशमी बाल खोलकर बाजू फैला लिए। तभी अक में आहट हुई। अलवीना वहम जाकर आंखें बंद किए पुरसकून रही। फिर शनासा सी आवाज़ आने लगी, कदमों की गूंज करीब आने लगी। अलवीना ने बेख्तियार पलट कर देखा और ख्वाब सी हो गई। वो दहलीज तक आया था और फिर ठटक कर रुक गया था। फ़ोन पर बोलता आ रहा था और बोलते बोलते गंग हुआ था। नजरें पूल में लेटी अलवीना पर पड़ी, फिर पूल के करीब रखी सफ़ेद मैक्सी पर जा टिकी। इस तरारी अंदाज में घूमे और दोबारा अलवीना पर टिक गई। क्या वो ऑफिस नहीं गया था? क्या वो इतने अरसे में घर में ही था? अलवीना ने खफकी से चेहरा मोड़ लिया और बाजू समेट लिया। पत्थर को यकलखती खफ्त का एहसास हुआ, जो तकलीफ ने छुपा दिया। वो देख रही थी कि बिलाल देख रहा है। वो बदबक उठी और पुल से निकली। वो महसूस कर रही थी कि बिलाल अभी देख रहा है। उसने झुककर मैक्सी उठाई और बालों का जूड़ा बनाया, पर वो महसूस नहीं कर सकी कि बिलाल अक में आया। एहसास तब हुआ जब अपनी बरहना कमर पर बिलाल की उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। वो लम्स मोहब्बत के नहीं थे, नफरत के भी नहीं थे। वो बेखुदी का एहसास था, वो बहक जाने का इजहार था। अलवीना की मैक्सी पर गिरफ्त मजबूत हुई। बिलाल की उंगलियां उसकी कमर से घूटते हुए पेट पर चलने लगी। लब हौले हौले गर्दन को छूने लगी। उसके लम्स बढ़ गए तो अलवीना ने नरमी से उसके हाथ हटा दिए। गर्दन पर लबों की शिद्दत हो गई तो उसने गर्दन झटक दी। बिलाल जैसे होश में आया, यकलख नींद से जागा और 2 कदम पीछे हटा। तुम्हारे जख्म भर गए हैं। उसे कहने के लिए कोई और बात नहीं मिली। अलवीना ने मैक्सी से जिस्म ढक लिया। सब जख्म भर जाते हैं। उसने बिलाल को एक तरफ हटाकर अपनी राह ली और कमरे तक आई ही थी कि इसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने स्क्रीन देखी। वो जुरेज हसन को याद आ गई थी। वो कोर्ट में ही मिले थे। अलवीना को यूँ लग रहा था सब इन्हें घूर कर देख रहे हैं। सब बस इन्हीं को ही देख रहे हैं। तुम्हें प्रैक्टिस छोड़नी नहीं चाहिए अलवीना। जुरेज मज़े में था। इसका सितारा खूब चमक रहा था। तुम्हें असली दुनिया का मज़ा लेना है तो कानून का हिस्सा बनो। कानून की औलाद से मिलो, इसके प्यादों से खेलो। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती अदालत में खड़े प्रोसिक्यूटर की इज्जत की धिज्जियाँ उतारते हुए क्या लुत्फ़ आता है। अलवीना उसे देखे गई। पैंट के ऊपर शर्ट और टाई पहने, शर्ट के बाजू कलाइयों तक मोड़े वो अच्छा लग रहा था। बाल माथे पर बिखरे थे, जो ज्वाई की खुशबू में महका हुआ था। कोट कुर्सी पर फैला रखा था। अलवीना ने टेक छोड़ दी। तुम प्रोसिक्यूटर के टेस्ट नहीं दोगे? कभी नहीं। उसका लहजा कतई था। अलवीना मध्यम हुई। तो क्या क्रिमिनल्स को डिफेंड करते रहोगे? जुरेज की टाइप करने की रफ्तार मध्यम पड़ी। उसने सर उठाकर अलवीना को देखा। हम ये बहस इस तरफ नहीं लेकर जाएंगे अलवीना। मुझे तुम्हारा ये रूप अच्छा नहीं लगता, बट आई लव दिस स्टाइल ऑफ मी। वह बिगड़ कर बोला। अलवीना मजीद आहिस्ता हो गई। पर ये तुम पर सूट नहीं करता जुरेज। इससे पहले कि सुरेश कुछ कहता उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजी। सुरेश ने फ़ोन उठाया और रंगत फक हो गई। अलवीना ने भांप लिया। किसका है? सुरेश ने कॉल पिक कर ली थी। दूसरी जानिब से अलवीना को आवाज़ आ रही थी। क्या अपने चैम्बर में हो स्वीटहार्ट? जहाँ अलवीना की रंगत मध्यम बढ़ी, वहीं सुरेश ने निगाहें चुरा ली। वो दोनों जान गए थे लाइन पर कौन था। कोई काम था? सुरेश ने लहजा सपाट रखा। दूसरी जानिब से रोहान सी आवाज़ दी। हमने डिनर का प्लान बनाया था सुरेश, भूल गए? और फिर मुझे हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? रात को देखेंगे, अभी तो मैं मसरूफ़ हूँ। पर मैं क्या करूँ? मैं तो तुम्हारे रूम के बाहर खड़ी हूँ।
उसने इतना कहा और बेवकूफ़ दरवाजे पर दस्तक हुई। उससे पहले कि जुरैज़ कुछ कहता, पिंक फ्रॉक में मलबूस बाल लहराती शफ़क़ सुलेमान कमरे में दाखिल हुई। सीधे जुरैज़ की तरफ आई और एक अदा के साथ इसके सामने खड़ी हो गई। मैं आ गई। उसके रुखसार लाली से भड़क रहे थे। अलवीना के लबों का रंग मांद पड़ गया। जुरैज़ के चेहरे से एक अजीब सी वहशत झलकने लगी थी। शफ़क़ ने घूमकर कुर्सी पर विराजमान अलवीना को देखा। मिसेस बिलाल, वो चहकी, आप भी यहीं हैं? अलवीना ने नखवत से मुंह मोड़ा। शफ़क़ चहकती रही। क्या आप लोगों कोई केस स्टडी कर रहे थे? इकट्ठे? उसने आखिरी लफ्ज़ पर जोर दिया था। मुखातिब इसका शौहर था। जुरैज़ ने हंकार भरा। तुम्हें कोर्ट आने से पहले बताना चाहिए था। मैं तो डैड से मिलने आई थी। फिर सोचा डिनर की बजाय लंच करते हैं। और हॉस्पिटल भी तो जाना है ना जुरैज़। उसने मासूम सा मुंह बनाया तो जुरैज़ ने लैपटॉप ऑफ कर दिया। अलवीना सब देख रही थी। बेख्तियार बोली, और हमारा केस? उसका मुखातिब भी जुरैज़ था। जुरैज़ ने अब्रू इस्तफ़ामी अंदाज में उठाए। शफ़क़ फ़ौरन बोली, जुरैज़ के लिए उसकी बीवी केस से ज़्यादा अहमियत रखती है। क्यों, है ना जुरैज़? अलवीना की नज़रें जुरैज़ पर टिक गई थीं। जुरैज़ ने बदवक़्त मुस्कुराकर सर हिलाया। अलवीना को देखा। कल मिलते हैं अलवीना, जो रह गया है कल डिस्कस करेंगे। वो बात संभाल रहा था लेकिन इसका अंदाज़ अलवीना को एक आंख नहीं भाया। वो साबित कर रहा था अलवीना सानवी हैसियत रखती है। शफ़क़ इस पर मुकद्दम थी। वो साबित कर रहा था कि जुरैज़ के लिए उसकी बीवी अलवीना से ज़्यादा अहमियत रखती थी। वो उठ गई, बेदिली से, बेकरारी से उठी और पर्स कांधे पर डाला। उसके पीछे पीछे जुरैज़ बाहर आया था। उसके कदमों में रवानी थी जैसे वो भाग निकलना चाहता था। हॉस्पिटल? अलवीना ने पुरसोच निगाहों से शफ़क़ को देखकर कहा तो वो रुक गई। अलवीना की तमाम तर तवज्जो शफ़क़ की जानिब थी। हॉस्पिटल क्यों जाना है? जहाँ इस सवाल पर जुरैज़ का दिमाग भग से उड़ा, वहीं शफ़क़ के गाल लाल हुए। वो मुस्कुराई और मुस्कुराती रही। ये कोई चेकअप? उसने भरपूर मुस्कुराहट के साथ बताया। वी आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी।